गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं सौरभ फिर से आपको अपने एसएस क्लासेस रजोरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि ऊपर आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा कि आज का हमारा हेडिंग है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है। और बेसिकली आज हम लोग जो है फोकस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसपे हमारा पूरा देश में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, किस तरीके से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कार्य करती है, किस तरीके से हमारा फिजिकल पॉलिसी कार्य करती है, किस तरीके से हमारा आरबीआई कार्य करता है। ये सब हम इसमें आज देखेंगे। बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने उस दिन बात किया था कि अगर हम लोग जूम आउट या जूम इन करते हैं कैमरा से, तो जब हम लोग पूरा व्यू लेते हैं तो हम लोग को क्या सब कुछ दिखता है। यानी मान लीजिए जो कैमरा का कैपेबिलिटी है होता है देखने का, हम वो सारी चीज देखते हैं। तो बेसिकली जो है, और अगर हम किसी एक चीज पे बेसिकली फोकस करते हैं, मान लीजिए किसी एक चीज को देखना है तो हम उसको क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, और जूम इन करने के बाद उसी चीज को हम पार्टिकुलर देखते हैं। तो बेसिकली जो है और जैसे किसी पूरी देश की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं तो हम लोग क्या जूम आउट करते हैं, और पूरी मतलब जो हमारा बर्ड्स आई होता है, यानी कि जो ऊपर से देखने का नजरिया होता है, वो हम लोग को दिखता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किस तरीके से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे सरकार की नीतियां कार्य कर रही है नहीं कर रही। बेसिकली हम वो सब देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों ने उस दिन ही बात किया था कि हमको किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट को देखना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ उसी पे फोकस कर देंगे। आज ये जो है हेल्थ का अगर इशू है तो किस तरीके से वो हमारे देश में, पूरे देश में व्यापक तरीके पे जो है विद्यमान है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए क्लास में। तो ऊपर जो मैंने लिखा है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कह रहा है गोल ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू टुक एट ओवरऑल इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट बहुत सारे इंग्लिश से हिंदी सीखना आसान है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि मुझे, मेरा, माई जो होता है, मुझे का इंग्लिश मी होता है, मेरा का माय होता है। लेकिन अगर मुझे चॉकलेट्स पसंद है तो क्या मी लाइक्स चॉकलेट तो नहीं बोलते हैं ना। अगर हिंदी से हम इंग्लिश बना रहे हैं, यानी कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है तो आई लाइक्स चॉकलेट्स लिखते हैं। तो बेसिकली जो है उसी तरीके से हिंदी से इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको बायलिंगुअल यानी कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ बेसिकली मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और आपको समझाऊंगा। तो मैंने कहा कि गोल ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू टुक एट ओवरऑल इकोनॉमिक्स ट्रेंड। कहता है कि जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत होता है, वह क्या करता है कि हमारे पूरे जितनी भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था चल रही है हमारे यहाँ की, जो भी ट्रेंड्स हमारे यहाँ पे चल रहा है, उसको क्या करता है, उसको देखने का कार्य करता है। ठीक है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जैसे कि समझिएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, किस तरीके से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है या फिर सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वो सब उसमें देखता है। दूसरा हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे बेसिकली कार्य करता है। और तीसरा हमारा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हमारे यहाँ पे महंगाई किस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ये सब जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है और हम उसका अध्ययन करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद एक्सेट्रा, और हम पढ़ते से हेल्थ का इशू हो गया, एजुकेशन का इशू हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज एसेंशियली ए मैक्रो इकोनॉमिक सर्वे। जैसे कि हम लोग पूरे विश्व का इतिहास, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं या देखते हैं, तो बेसिकली जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है यही जो है क्या करता है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी फॉलो करता है। यानी कि फोकस जो है हमारा पूरे विश्व पे अगर होता है, हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा सेगमेंट कोई है तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, अब देखिए कोर क्या है इसका, जो इसका मेन कोर है वो क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सप्लाई ऑफ मनी इन एनी गिवन इकोनॉमी। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र है वह क्या करता है, वह किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि ये मनी के सप्लाई चेन पे कार्य करता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। और बेसिकली इसके पीछे एक जो है पॉलिसी बहुत तगड़ी अच्छे तरीके से कार्य करती है, इसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति कार्य करती है। और इसमें लिखा हुआ है, एक सब हेडिंग है इसका, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने अभी आपको बताया। और कंट्रोल ए नेशंस, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, तो वो एक नेशन को जो है, नेशन में जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। यानी कि बेसिकली जो है अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात अगर हम लोग करें तो वो पूरे देश में जो है
मनी सप्लाई को बेसिकली देखती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किसके पास ज्यादा पैसा है, कहाँ पे क्या लोगों के पास ज्यादा पैसा तो नहीं, क्या महंगाई तो नहीं बढ़ रही है। और इसका मैं भी इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। और दूसरी हमारी है फिस्कल पॉलिसी। ये बेसिकली राजकोषीय नीति होती है, इसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति और इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। तो कहता है इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग। ये कहता है कि ये फिजिकल पॉलिसी कैसे काम करती है, तो ये गवर्नमेंट के जो है जो क्या वो खर्चा कर रही है, क्या वो रेवेन्यू उसका जनरेट हो रहा है, टैक्स क्या आ रहा है, क्या खर्चा कर रही है, क्या बोरो कर रही है, ये सब इस पे कार्य करता है, फिजिकल पॉलिसी कार्य करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारी सेंट्रल बैंक और बेसिकली हमारी जो सरकारें होती हैं वो मिलकर कार्य करती है। कहता है इट कंट्रोल ओवर एन इकोनॉमी इज एसेंशियली इन द हैंड्स ऑफ ईच कंट्री सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया कि ये हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल किसको करता है, गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है उस मिलके इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें दो जो है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी है। तो बेसिकली इसको समझना है, जरा समझिएगा। जिस तरीके से हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग के बीच में क्या होता है, 14 से 18 साल का जो आयु होता है, या कह ले 20, 22, 23 साल तक जो हमारी आयु होती है, उसमें अमूमन बच्चों के बिगड़ने का समय होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं बेसिकली फोन यूज करते हैं, उस फोन पे जो है कहीं पढ़ने गए तो वहां से नंबर वगैरह आता है, और रात में बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने सोया, क्या खाया क्या नहीं खाया, तो ये सब जो चल रहा है ना, तो बेसिकली क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कार्य करती है। ठीक है, और आरबीआई कार्य करता है। तो जब मान लीजिए कि किसी दिन आप पकड़े गए, किसी दिन आप पकड़े गए, बात करते हो, आपकी मम्मी ने सुन लिया, और आपकी मम्मी जो है मान लीजिए कि वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति है, और उसने वो क्या किया, आरबीआई को, यानी कि आरबीआई को बता रही है, अपने आपके पिताजी को बता रही है कि आपका बेटा या आपकी बेटी जो गलत ट्रैक पे जा रही है, वो जो है रात में किसी से बातचीत करती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब ऐसा होता है तो पापा को जब पता चलता है, तो बेसिकली पापा दो चीज करते हैं, या तो आपको बहुत अच्छे से कुटाई होती है, या फिर आपका जो फोन होता है वो छीन लिया जाता है और बोला जाता है घर में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी मम्मी को बोला जाता है कि कल से इसको फोन देना अलाउड नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दिया जाए। तो बेसिकली किस तरीके से आपको जो है मम्मी कंट्रोल करती है, किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है हमारी पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को और बैंकों को, ये हमारा जो है बेसिकली इसी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अभी हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डस्ट कर लेता हूं। तो मैंने ऊपर लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी, तो समझिएगा मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति जो है वो किस तरीके से कार्य करती है। कहता है कंट्रोल ऑफ ए नेशंस मनी सप्लाई। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये जो मौद्रिक नीति है वो किस तरीके से हमारे पूरे देश में जो है मनी सप्लाई को, मनी जो चेन है, सप्लाई है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कहता है टू प्रमोट इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड कीप इन्फ्लेशन इन चेक। और ये क्या करता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो हमारा जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है यानी विकास है, उसको आगे की ओर बढ़ा, समृद्धि जो हमारी है उसको आगे की तरफ बढ़ाता है और इन्फ्लेशन को अपने कंट्रोल में रखता है। यानी कि इन्फ्लेशन, मैं अभी समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल में रखता है। कहता है सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द इकोनॉमिक बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। जो हमारा आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक का मतलब हमारा जो आरबीआई है, वह क्या करता है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे, मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है तो क्या करेगा, मनी सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देगी, या घटा देगी, और जब मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत कम गई है तो मनी सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देगी। ठीक है, तो बेसिकली जो है इस तरीके से जो है हमारा सेंट्रल बैंक कार्य करता है। और कहता है सेंट्रल बैंक वर्क्स टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम ओवरहीटिंग और फ्रॉम स्लोइंग डाउन टू क्विकली। कहता है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से कार्य करता है, वो इस तरीके से कार्य करता है कि वह देखता है कि क्या हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह किस तरीके से ओवरहीटिंग नहीं हो रहा है, किस तरीके से स्लो डाउन नहीं हो जाए, तो उस पर भी कार्य करता है। बेसिकली आगे है हमारा सेंट्रल बैंक ट्राई टू कीप वन आई ऑन इन्फ्लेशन एंड वन आई ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है कि सेंट्रल बैंक यानी जो आरबीआई होता है वो बेसिकली दो चीजों पे बेसिकली कार्य करता है, एक हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर, और दूसरा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के ऊपर। ठीक है, आगे हमारा फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय जो नीति होती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कहता है द इकोनॉमी कैन ऑल्सो
द इकोनॉमी कैन ऑल्सो कंट्रोल बाय रेगुलेटिंग फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, जो इकोनॉमी हमारा है वो राजकोषीय नीति के तहत भी कंट्रोल की जाती है, और उसमें बेसिकली क्या क्या आता है, गवर्नमेंट टैक्सिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट जीएसटी का टैक्स लगाती है, किसी सामान पे कितना टैक्स लगाना है बेसिकली वो डिसाइड करती है, और स्पेंडिंग, और जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट बेसिकली उस पर, और कहता है गवर्नमेंट बोराइंग, मान लीजिए कि हमारे कोई ऐसी नीति है जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं पूरे हो रहे थे, किसी देश से या किसी और संस्था से हम लोग जब लोन लेते हैं तो बेसिकली क्या करता है, फिजिकल पॉलिसी ही करता है। ठीक है, और कहता है नेशंस इकोनॉमिक हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। कहता है कि जो हमारा नेशन का इकोनॉमिक हेल्थ है, यानी कि जो इकोनॉमिक स्वास्थ्य है हमारा, वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस किससे, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी से हमारा क्या करता है, नेशन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर हेल्थ है वो उसी तरीके से राजकोषीय पॉलिसी के हिसाब से ही कार्य करता है। किस तरीके से हमको किस क्षेत्र में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र में हमको ज्यादा टैक्स लगाना है, किस क्षेत्र में हम लोग को कितना इंप्लॉयमेंट देना है। तो बेसिकली हमारा जो फिजिकल पॉलिसी होता है वो सरकार और बैंक जो आरबीआई होता है मिलकर कार्य करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन किस तरीके से जो है कंट्रोल करते हैं, जरा समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए, ठीक है, और आज मान लीजिए प्याज का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, प्याज 50-60 रुपए केजी है, मान लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, आप मार्केट गए, और महंगाई की मैं बात करूं कैसे बढ़ता है। अब 100 रुपए के 50 रुपए केजी प्याज है, आपके जेब में 100 रुपया है, अब गए आप बोले कि भैया प्याज दे दो, अब उसके पास सपोज 1 ही केजी प्याज, ठीक है। अब आपने कहा कि प्याज दे दीजिए, और साइड से कोई आया और एक और आया, अब वो बोला प्याज कैसे, बोला 60 रुपए, तो मैं तुमको, वो बोलेगा उसके जेब में मान लीजिए 500 का नोट, बोले मैं तुमको 100 देता हूं, लेकिन 1 किलो प्याज मुझे मुझे दे दो। लेकिन साइड से और कोई आया, साइड से और कोई आया और बोला कि भैया प्याज कैसे, बोला 60 रुपया है, तो वो बोलेगा भैया तुम मुझसे 200 ले लो, ठीक है, तो और लेकिन प्याज मुझे चाहिए। अब जरा सोच के देखिए कि अगर मेरे जेब में पैसा है तो क्या वो उसी चीज की कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, अभी 60 रुपए केजी प्याज है, जो दुकानदार बेच रहा है प्याज 60 रुपए केजी, मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो मैं उसके दुकान पे क्यों जाऊंगा या फिर विंडो शॉपिंग करके चला आऊंगा, मैं उसके दुकान पे जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास जेब में पैसा 60 रुपए नहीं है और मैं वो प्याज नहीं खा सकता। तो जो इन्फ्लेशन है, अब मान लीजिए कि जब देखिएगा सरकार की मौद्रिक पॉलिसी जब देख रही है, इस पे नियंत्रण कर रही है, देखिए भैया आखिर ये जो महंगाई बढ़ रही है, यानी कि जो प्याज 100 रुपए केजी था, उस प्याज की जो डिमांड है वो 500 रुपए केजी तक चला गया है, आखिर क्यों। तो आरबीआई पूछेगा मौद्रिक पॉलिसी से कि भैया आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो बोलेगा कि भाई सबसे बड़ा जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे कि लोगों के जेब में पैसा है, ठीक है, इसलिए क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई कहेगा ठीक है पैसा निकाल लो लोगों के जेब से, तो वो क्या करेगी, वो महंगा इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ा देगी, यानी महंगाई थोड़ा सा बढ़ा देगी, ठीक है। और जब महंगाई बढ़ाएगी तो उसके लिए क्या करेगा, लोगों के जेब से पैसा निकालना, मान लीजिए आपको लोन चाहिए, तो क्या कर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, आपका जो आरओआई होता है वो बढ़ा देगा। आपको मान लीजिए कि किसी चीज पे लोन चाहिए, मान लीजिए आपको जमीन गिरवी रख के लोन चाहिए, तो अभी जो 70% जो बेसिकली 70 से 80% फाइनेंस होता है आपके टोटल वैल्यू पे, तो वो क्या करेगा, वो 50% ला देगा। 10 लाख का खेत है और आप अगर 8 लाख लोन चाहिए आपको, तो वो बोलेगा नहीं हम आपको 50% लोन देंगे, ठीक है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, वो अपना जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए मनी का सप्लाई जो है वो घट्टा बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरीके से वो पूरे देश में जो है अर्थव्यवस्था पे कार्य करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने घटाने के लिए कार्य करती है। और बेसिकली याद रखिएगा, जब हम लोग बचपन में थे तो पार्ले जी 3 रुपए की आती थी, बहुत बड़ी इतनी बड़ी आती थी, लेकिन आज वही पार्ले जी की कीमत जो है 5 रुपए हो गई है, और छोटी सी, मतलब मुश्किल से मुझे 10 पीस के आसपास एक पैकेट में रहती, उतना भी नहीं रहता, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम लोग जब उस जमाने में थे, जब लक्स की टिक्की आप लोग देखे होंगे, जब पहले आती थी इतनी मोटी 10 रुपए की आती है, या लाइफ बॉय की टिक्की, अभी देखिए इतनी पतली आती है, छोटी सी आती है। बेसिकली महंगाई नहीं बढ़ा, महंगाई उसका बोलता है भैया हम तो 10 रुपए ही ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी क्या हुआ, वो घटा दिया, क्वांटिटी घटा दिया, यानी कि महंगाई उस पर बढ़ रही है। हम लोग जो पहले 15-17 पीस रहता था पार्ले जी बिस्किट में, अब वो क्या 7-8 पीस पे आके रह गया, और 5 रुपए का एक मिल रहा है हम लोगों को। तो महंगाई इस तरीके से बढ़ती है, हम लोग को लगता है कि यार प्राइस तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रहा है, यानी कि जो हम उसका मात्रा है वो घट रहा है, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से कार्य करती है। अब जरा एक एग्जाम्पल और समझिएगा कि जिस तरीके से हमारे देश में मान लीजिए कि अभी महंगाई घट गई है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, अब लोगों के जेब में जब पैसा नहीं है तो आरबीआई क्या करेगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा घटाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दो, लोगों को पैसा दो,
ठीक है, लोगों के जेब में पैसा आएगा तब क्या होगा, अपने आप जो रेवेन्यू जनरेट होगा और इस तरीके से हमारी पूरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक पॉलिसी या फिर हमारी जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये कार्य करती है। आरबीआई इस तरीके से कार्य करता है। तो टाइप व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली हम इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो थोड़ा सा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।